वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है जावा में। मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा हम डिस्कस करेंगे एंड हम और डिस्कस करेंगे गार्बेज कलेक्टर के बारे में। गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है, उसका क्या रोल रहता है एंड गार्बेज कलेक्टर को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेमोरी को मैनेज करने के लिए जावा में हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास स्टैक एंड एक होता है हमारे पास हीप। हीप में हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं, स्टैक में हम लोकल वेरिएबल्स एंड टेम्पररी वेरिएबल्स एंड हम सारे वेरिएबल्स को एंड ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को स्टोर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस हमारे स्टोर होते हैं स्टैक में एंड हीप में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड ऑब्जेक्ट स्टोर हीप में होता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि स्टैक और हीप क्या होता है। स्टैक हमारा एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वह लीफो ऑर्डर को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट आया है वह पहले बाहर जाएगा। ओके, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, स्टैक हमारा स्टोर करता है टेम्परेरी वेरिएबल्स को एंड सेपरेट मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है फॉर एवरी मेथड्स। एवरी मेथड के लिए एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा एंड उस मेमोरी ब्लॉक में उस स्पेसिफिक मेथड के जितने भी वेरिएबल्स उसमें क्रिएट हो रहे हैं वो सारे स्टोर कर देगा। ऑलराइट, एंड स्टोर रेफरेंस ऑफ द हीप ऑब्जेक्ट। जो हीप में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसके रेफरेंसेस को स्टोर करेगा स्टैक में। एंड स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि हमारे जो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, डबल एंड ऑल्सो दैट, इनको स्टोर करता है वो स्टैक में। ऑलराइट, वेरिएबल्स विद इन स्कोप इज ओनली विजिबल एज सुन एज एनी गोज आउट ऑफ स्कोप इट डिलीटेड। ओके, कोई भी जब तक अपने स्कोप में है वह वेरिएबल स्टोर्ड है, अगर स्कोप से आउट होता है तो वह वेरिएबल और डेटा स्कोप का डिलीट हो जाता है। ओके, ये सब हम एक कोड की हेल्प से भी समझेंगे अभी। ये था अभी तक थ्योरेटिकल। मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं पॉइंट्स को कैसे वर्क करते हैं स्टैक एंड हीप, ये मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, व्हेन स्टैक मेमोरी गोज फुल जावा लैंग ओवरफ्लो एरर दे देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा हीप। हीप क्या करता है, स्टोर करता है ऑब्जेक्ट्स को। ये टेम्परेरी वेरिएबल्स एंड इन किसी को स्टोर नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। ऑलराइट, और जो हमारे जो भी रन टाइम पर मेमोरी अलोकेशन होता है वह हीप में ही होता है। ओके, देयर इज नो अलोकेशन ऑर्डर इन मेमोरी। ये एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कहीं पर भी मेमोरी अलोकेशन हो जाता है। एंड स्टैक में ब्लॉक बाय ब्लॉक अलोकेशन होता है। गार्बेज कलेक्टर इज यूज टू डिलीट द अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द हीप। गार्बेज कलेक्टर को यूज़ करते हैं हम अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। एंड अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट मतलब अनरिफरेंस्ड मतलब हमारे पास उनका रेफरेंस है नहीं, तो हम उसका यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो वह हमारे मेमोरी को फुल कर रहा है, इसलिए हमें उन्हें डिलीट करना होता है। हीप मेमोरी शेयर्ड विथ ऑल द थ्रेड्स। वेन एवर वी क्रिएट एनी थ्रेड, हर एक थ्रेड के लिए एक सेपरेट स्टैक क्रिएट होता है, बट जो हीप मेमोरी है वो शेयर्ड होती है हर एक थ्रेड के साथ। ओके, व्हेन हीप गोज फुल इट थ्रोज द जावा लैंग आउट ऑफ मेमोरी एरर। जैसे ही हीप फुल हो जाता है तो आउट ऑफ मेमोरी एरर देता है। ओके, एंड हीप को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन। ओके, ये था हमारा बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट। इसकी पीडीएफ आपको मैं नीचे मिल जाएगी पीडीएफ के लिए। ओके, तो पीडीएफ तो ठीक है, अब हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। ऑलराइट, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। इस कोड में हमारा पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है देखते हैं। तो हमारे पास है एक क्लास दी गई है हमें, डेमो। ये हमारी डेमो क्लास है। ऑलराइट, ओके, एक क्लास दी गई है हमें डेमो। ये रही हमारी डेमो क्लास एंड उसके बाद हमने एक मेथड क्रिएट करी है जो कि मेन मेथड है हमारी। ऑलराइट, उसके बाद हमने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप क्रिएट करा है। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है स्क्वायर का। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है। उसके बाद हमने सेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है एंड उसकी एक मेथड को इन्वॉक करा है। ये सब था हमारा मेन मेथड में। एंड उसके बाद जो हमारी इन्वॉक, जिस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, टेस्ट मेथड को, वो मेथड लिखी है हमने। उसमें हमने स्क्वायर का ऑब्जेक्ट पास करा है एंड स्क्वायर के ऑब्जेक्ट को एक और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है एंड उसमें असाइन किया है एंड एक और स्ट्रिंग क्रिएट करी है एंड एक और स्ट्रिंग इसमें भी क्रिएट करी है। हम देखते हैं कि ये जितना भी हमने यहाँ पर मेमोरी कोड लिखा है, इसमें मेमोरी एलोकेशन कैसे वर्क करेगा। ओके, सबसे पहले तो एक स्टैक रहेगा हमारा। ऑलराइट,
ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा एक स्टेक। तो हमारा एक स्टेक क्रिएट हो गया है, हमने पढ़ा था ये सेपरेट थ्रेड के लिए एक सेपरेट स्टेक होगा। सो हमारा अभी करंट थ्रेड रनिंग है उसके लिए एक स्टेक है, एंड एक स्टेक हमारा क्रिएट होगा जब भी हम कोई सा दूसरा थ्रेड क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो ये रहेगा हमारा दूसरे थ्रेड के लिए डिफरेंट स्टेक्स रहेंगे, एंड जो हीप मेमोरी है वह सेम रहेगी एवरी स्टेक, सॉरी एवरी थ्रेड के लिए। एवरी थ्रेड के लिए हीप मेमोरी सेम रहेगी। सो अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है हमारे कोड में। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड आ रही है, तो हमने पढ़ा था कि हर एक मेथड के लिए एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। तो ये हमारा एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो चुका है किस मेथड के लिए? सो हमारी मेन मेथड के लिए एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब मेन मेथड में हमारा सबसे पहले हमारे को मिल रहा है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने देखा था कि स्टेक में स्टोर होता है। सो इसे हम स्टेक में स्टोर कर देंगे। ऑलराइट, सो ये था हमारा 10 यहाँ पर स्टोर हो गया है, ये हमारा 10 स्टोर हो गया। अब नाउ हमारे पास आता है एक ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो है वो होता है हमारे हीप में। सो हीप में जाके हमारा स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। सो ये हमारा स्क्वायर क्रिएट हो गया। ऑलराइट, सो स्क्वायर क्रिएट होने के बाद अब हम देखते हैं स्क्वायर का रेफरेंस जो है, हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स है उनके रेफरेंसेस जो है वो स्टोर्ड होते हैं हमारे स्टैक में। सो इसका जो रेफरेंस है वह स्टोर होगा स्टैक में। ऑलराइट, सो ये इसका रेफरेंस स्टोर करेगा, एंड यहाँ पर भी एक स्क्वायर क्रिएट होगा। ओके, सो ये जो स्क्वायर है इसके पास जो रेफरेंस है वो है हीप मेमोरी में क्रिएट हो चुके ऑब्जेक्ट का, एंड उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। एंड इस ये जो स्क्वायर है इसमें जो स्क्वायर क्लास लिखी गई है उसमें जितने भी बोल सकते हैं अपन जितने भी डेटा वेरिएबल्स हैं उन सबका डेटा यहाँ पर हीप में स्टोर्ड है, बट उसका रेफरेंस जो है वो हमारे पास स्टैक में स्टोर्ड है। सो हम उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो इस रेफरेंस को लिंक कर देते हैं हम। सो ये हमारा लिंक हो गया है। ऑलराइट, अब नाउ हमने क्रिएट करी है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है हीप में। सो ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, एंड इसमें जो एक स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट हुआ है वो है 33। सो 33 इसमें क्रिएट हो चुका है, एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें स्टोर्ड होगा। ओके, सो हमारा 33 का जो str शायद हमने बनाया है ना, ठीक है, जो str है सो str हमारा यहाँ पर स्टोर हो चुका है, एंड ये रहेगा इसका रेफरेंस। ओके, ये इसका रेफरेंस हो गया है। ठीक है, अब नाउ हमारे पास हमने खुद की ही एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप में। सो ये रहा हमारा डेमो। सो डेमो का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका रेफरेंस हमें स्टोर करना पड़ेगा स्टैक में। ऑलराइट, सो ये हमारा यहाँ पर डेमो का एक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है, एंड इस रेफरेंस को भी हम लिंक कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हीप में, एंड उसका रेफरेंस हुआ स्टोर्ड हुआ यहाँ पर। अब डेमो की जो हमने मेथड इन्वोक करी है जो है टेस्ट मेथड। सो हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही कोई भी मेथड कॉल होती है सो मेथड के लिए एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करता है स्टैक। सो स्टैक ने फिर से एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करा है। लेट्स से ये मेमोरी ब्लॉक अलोकेट हो चुका है अब हमारे मेथड के लिए। ओके, अब मेथड पर चलते हैं हम। सो मेथड में हमारे पास सबसे पहले एक स्क्वायर आया था। सो स्क्वायर का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये रहा स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये स्क्वायर है, एंड ये स्क्वायर हमारे पास आया है जो हमारी मेन मेथड है वहाँ से। सो मेन मेथड में जो स्क्वायर है वो पॉइंट कर रहा है इसे, तो ये भी इसे ही पॉइंट करेगा। सो ये इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब नाउ हमारे पास आता है अब हमने क्रिएट करा है एक और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट जो कि है स्क्वायर 2। सो इस स्क्वायर के ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर देते हैं विद द नेम ऑफ स्क्वायर 2। ऑलराइट, सो स्क्वायर 2 का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था वह भी स्टोर्ड हो चुका है, एंड वह भी किसे रेफर कर रहा है, जो हमारा हीप में एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसे ही। सो ये भी इसे ही रेफर कर रहा है। ओके, अब हमारा अगला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है।
सो स्ट्रिंग का भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। क्या नाम है इसका, एस टी आर। एंड एस टी आर हमारे पास 33 है जिसकी वैल्यू। सो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में हम देखेंगे कि 33 अवेलेबल है। सो अवेलेबल है तो हम इसे ही पॉइंट करेंगे एंड इसका रेफरेंस भी एस टी आर में स्टोर हो जाएगा। नाउ अब हम एक और नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं एंड हमें यह पता है कि जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका मेमोरी एलोकेशन होता है पहले हीप में। सो हीप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो ये रहा ऑब्जेक्ट एंड उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट हम करेंगे स्टैक में से। सो हमारे स्टैक में एक एस टी आर टू होगा। ऑलराइट, सो यह एस टी आर टू पॉइंट कर रहा होगा हमारा इस ऑब्जेक्ट को एंड यह जो ऑब्जेक्ट है यह पॉइंट कर रहा होगा 33 को। ऑलराइट, सो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का लॉजिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यह था सिंपल सा लॉजिक कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड इस ऑब्जेक्ट को भी मैं नेम दे देता हूँ एस टी आर टू। ऑलराइट, अरे सॉरी, एस टी आर टू। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि उसे जो स्ट्रिंग लिटरल दिया जा रहा है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में अवेलेबल है तो वह नया स्ट्रिंग लिटरल नहीं क्रिएट करेगा, उसे ही रेफर करेगा। बट यदि वह अवेलेबल नहीं है तो वह नया स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करेगा देन उसे रेफर करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ तक हमारा अब मेमोरी अलोकेशन हो चुका है। एंड अब हमने पढ़ा था कि मेमोरी डी अलोकेशन कैसे होता है। सो स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट से। सो पहला हमारा रेफरेंस जो कि डिलीट होने वाला है वो है स्क्वायर का, हमारी मेथड खत्म, स्क्वायर का रेफरेंस खत्म। ऑलराइट, सो लेट मी चेक कि वैसे डिलीट कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो हमारा स्क्वायर का रेफरेंस भी खत्म हो चुका है। नाउ स्क्वायर टू का भी रेफरेंस डिलीट हो जाएगा। ओके, स्ट्रिंग का ये जो हमारा रेफरेंस जा रहा है ये भी डिलीट हो जाएगा। एंड नाउ स्ट्रिंग टू का भी जो रेफरेंस है डिलीट हो जाएगा एंड ये हमारा ब्लॉक फ्री हो जाएगा। ऑलराइट, एंड अब हमारा आता है जो लास्ट ब्लॉक हमारा मेन मेथड के लिए क्रिएट हुआ था वो। सो 10 की भी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी डिलीट। एंड स्क्वायर, सो इसका भी रेफरेंस हमारे पास डिलीट हो जाएगा। स्ट्रिंग का भी रेफरेंस हमारे पास से चले गया। डेमो का भी रेफरेंस हमारे पास से चले जाएगा। ऑलराइट, सो ये सब रेफरेंस जाने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बच जाएगी हीप में उसका वो तो मेमोरी अलोकेट हो चुकी है ना, अभी भी वो मेमोरी स्पेस अभी भी ले रहा है ना। तो उसके लिए आता है हमारे पास गार्बेज कलेक्टर जो कि अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ऑलराइट, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये हमारे पास अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। बट इनको डिलीट करने के लिए हमें किसी की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो वह रोल प्ले करता है हमारा गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर आएगा, चेक करेगा कि स्ट्रिंग के पास कोई रेफरेंस है क्या, कोई रेफरेंस कोई वेरिएबल इसे पॉइंट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वह इसे भी डिलीट कर देगा। ऑलराइट, सो हमारा स्ट्रिंग भी डिलीट हो जाएगा। एंड स्क्वायर के भी चेक करेगा। सो स्क्वायर के भी सारे रेफरेंसेस डिलीट हो चुके हैं। सो स्क्वायर को भी डिलीट कर देगा एंड मेमोरी को फ्री कर देगा। एंड डेमो को चेक करेगा, डेमो को भी नहीं है। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में चेक करेगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कोई ऐसा स्ट्रिंग लिटरल है क्या जिसे कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रेफर नहीं कर रहा है, तो 33 उसे मिलेगा एंड 33 को भी वो डिलीट कर देगा। सो ऐसे होता है हमारा मेमोरी अलोकेशन, डी अलोकेशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो जो वेरिएबल्स हैं उस मेथड के अलोकेट हो जाएं। फिर यदि कोई नई मेथड कॉल हो रही है तो उस मेथड के लिए एक सेपरेट मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में डी अलोकेशन होगा मेमोरी का। एंड जो हीप है उसमें जो अलोकेटेड मेमोरी रहेगी, जो अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड होंगे उन्हें डिलीट करेगा गार्बेज कलेक्टर। सो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेमोरी मैनेजमेंट जावा में कैसे होता है। सो ऐसे होता है जावा में मेमोरी मैनेजमेंट स्टैक एंड हीप के फॉर्म में। सो अब हम और थोड़ा डीप में जाते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि हमारा हीप किस टाइप से वर्क करता है। सो कि स्टैक का तो हमारे पास सिंपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में वेरिएबल्स स्टोर्ड होंगे, मेथड्स के लिए ब्लॉक क्रिएशन होगा एंड ऑल सच दैट। ऑलराइट, सो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, ऐसा कोई खास भी नहीं है, बट स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डिलीट हो चुका है। एंड ब्लैंक पे अब हम समझते हैं कि जो हमारा हीप है वह कैसे वर्क करता है, क्योंकि सारा रोल हीप का ही है। मेमोरी अलोकेशन, डी अलोकेशन जो गार्बेज कलेक्टर करता है, गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है वह हम डिस्कस करेंगे अभी। ऑलराइट, सो ये था हमारा एक हीप मेमोरी है। सॉरी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये हमारी एक हीप मेमोरी है
एंड हीप मेमोरी के साथ एक हमारे पास नॉन हीप मेमोरी भी होती है जिसे हम मेटा स्पेस कहते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड हीप मेमोरी जो है वह दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ऑलराइट, सो पहली होती है हमारी यंग जनरेशन, एंड नेक्स्ट होती है हमारी ओल्ड जनरेशन, एंड ये होती है हमारी एक नॉन हीप मेमोरी जो कि होती है मेटा स्पेस, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो जो हमारा यंग जनरेशन है इसे भी फर्दर हमने इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो इसके भी 3 पार्ट्स में आपको बताता हूँ। सो यंग जनरेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज ईडन, ऑलराइट, सेकेंड वन इज S0 एंड S1। सो मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, ईडन, एंड ये है हमारा S0 एंड ये है हमारा S1। ओके, सो अब हमारे पास ये सब वर्क कैसे करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो वह कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये सब हम देखते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट, सॉरी 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं। लेट्स से हमारे 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इन्हें नाम भी दे देते हैं। ऑलराइट, सो ये था हमारा 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट करे हैं, सो इनमें मेमोरी एलोकेशन हीप में होगा। सो ये जितने भी हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो ये सब जाके स्टोर होते हैं ईडन में। ईडन में स्टोर होगा ये सब जाके अभी। सो ईडन में अभी हमारे पास है 5 ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो ईडन में है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट, एंड मान लीजिए कि अब हमारे पास जो है जो ऑब्जेक्ट 3 है उसका हमारे पास रेफरेंस नहीं रहा, वो उसका रेफरेंस हमारे पास से चले गया है, तो उसे अब डिलीट करना है। एंड मान लीजिए 5 का भी हमारे पास अब रेफरेंस नहीं रहा। सो होगा क्या कि जो यंग जनरेशन का, ये जो यंग जनरेशन वाला पार्ट है, इसमें होता है माइनर जीसी। माइनर जीसी मतलब रैपिडली गार्बेज कलेक्टर आता है, देखता है क्या क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अनरिफरेंस्ड हैं, उन्हें डिलीट करता है मार्क एंड स्विप एल्गोरिथम को फॉलो कर कर। ओके, तो मार्क एंड स्विप एल्गोरिथम को कैसे वो फॉलो करता है, लेट्स से उसने देखा कि 3 अनरिफरेंस्ड हो चुका है, 5 अनरिफरेंस्ड हो चुका है, इन्हें कोई भी वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा है। सो वो चेक करेगा, इसे मार्क करेगा एंड इसे मार्क कर देगा। एंड माइनर जीसी रैपिडली होता है, इसलिए इन्हें मार्क एंड स्विप कर कर इनको प्रमोट कर देगा। एंड प्रमोट करने के बाद हमारे S0 में जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 1 1 आ गया हमारे पास, 2 आ गया हमारे पास एंड 4। और जो हमारे ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब डिलीट हो चुके हैं। सो इन्हें हटा देते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुके हैं, ये भी हमारे पास से डिलीट, ईडन भी हमारे पास अब खाली हो चुका है। मान लीजिए मैंने कुछ नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं, लेट्स से ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट करे हैं। ऑलराइट, एंड ये है हमारे 7, ये होगा हमारा 8। ऑलराइट, सो मैंने 7 और 8 दो नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हमारे यहाँ पर ईडन में आएंगे एंड ईडन में आके स्टोर होंगे। अब हमारे पास लेट्स से इनकी जो है जैसे ही गार्बेज कलेक्टर जो है डिलीट करेगा मार्क एंड स्विप एल्गोरिथम को फॉलो करके, उसने जो हटा दिए गए ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वह एज +1 कर देगा। सो अब हमारे इन तीनों की एज जो है वह +1 हो चुकी है। सो मैं इनकी एज लिख देता हूँ यहाँ पर, कलर चेंज कर देता है। इनकी एज हो गई है 1, ऑलराइट, इसकी भी एज हो गई 1 एंड इसकी भी एज हो गई है 1, एंड ये अभी हमारे पास 0 एज में है। अब नाउ वापस से माइनर जीसी गार्बेज कलेक्टर रन करता है एंड चेक करता है कि अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। सो लेट्स से मेरे पास अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं 2 एंड 8। मान लीजिए मेरे पास 2 ये अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट, अब इनका रेफरेंस हमारे पास नहीं रहा। सो अब क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर इन्हें डिलीट कर देगा। सो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो चुके हैं 2 एंड 8, एंड इन सभी को प्रमोट कर कर S1 में शिफ्ट कर देगा। सो S1 में शिफ्ट होते से ही हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं 1 7 एंड 4। राइट, सो 1 7 एंड 4 रह गए हैं हमारे पास, एंड ये जो हमारे ईडन में स्टोर्ड है इन्हें हटा देगा। सो ईडन में से भी हमारे ऑब्जेक्ट हट चुके हैं, 1 7 4 बचे हैं, जिनमें से
जो हमारा 1 है उसकी जो एज है एंड 4 की जो एज है वो इंक्रीज होके हो गई है अब 2। ऑलराइट, सो ये 2 बार हमारा माइनर जीसी सर्वाइव कर लिया है। एस फॉर सर्वाइव है क्योंकि सर्वाइवल स्टेज 0 है, सर्वाइवल स्टेज 1 है। सो अब हमारे 7 की एज हो चुकी है 1। ऑलराइट, सो इनकी एज इंक्रीज होती रहती है, +1 जितने ये गार्बेज कलेक्टर्स को पार करते जाते हैं, है ना, तो उतना ही इनकी एज इंक्रीज होती जाती है। ओके, सो अब हमारे पास इनकी एज हो गई है, इसकी 1 की एज हो गई है 2 एंड हमारे पास दो 2 एज के ऑब्जेक्ट्स हैं 1। ऑलराइट, एंड अब एक बार से हमारे पास लेट्स से 4 का रेफरेंस चला जाता है। सो 4 इज अनरिफरेंस्ड हो गया है तो 4 डिलीट हो जाएगा एंड जो बचे हुए हैं हमारे, ऑलराइट, सो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब जो हमारे पास बचे हैं उन्हें वो एडन में शिफ्ट कर देगा, जो कि हमारे पास है 1 एंड 7। ऑलराइट, एंड 1 की एज हो चुकी है अब 3। ऑलराइट, सॉरी सॉरी, ऑलराइट, सो 1 की एज हो चुकी है अब हमारे पास 3 एंड 7 की जो एज है वो हो चुकी है अभी 2। नाउ 3 एज जो है वो हमारी थ्रेशोल्ड है। 3 एज को कोई भी ऑब्जेक्ट हिट करता है तो उसे हम शिफ्ट कर देते हैं ओल्ड जनरेशन में। ओल्ड जनरेशन में वह ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनकी रेफरेंस जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, मतलब उनका रेफरेंस स्टोर्ड रहता ही है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा माना जाता है ओल्ड जनरेशन वाले ऑब्जेक्ट्स का। ओके, सो जैसे ही हमारे 1 की एज जो 3 हो गई है उसे हम शिफ्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो 1 को शिफ्ट कर देते हैं ओल्ड जनरेशन में एंड सो 1 हमारा ओल्ड जनरेशन में शिफ्ट हो चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास अब रिमेनिंग रह गया है 7 एंड 7 की एज भी हो चुकी है अब 3, क्योंकि जैसे ही इसने 3 की एज तक तो हमारा यंग जनरेशन में था, एक नया गार्बेज कलेक्टर आया, उनने इस फेज़ को भी कंप्लीट करा, तो उस फेज़ के बाद जो है जो 3 की एज को कंप्लीट कर जाते हैं उनको ओल्ड जनरेशन में शिफ्ट किया जाता है। एंड ओल्ड जनरेशन में होता है हमारा मेजर जीसी बोलते हैं हम जिसे, मेजर गार्बेज कलेक्शन। एक लॉन्ग टाइम के बाद गार्बेज कलेक्टर रन करता है, ऐसा नहीं कि रैपिडली रन हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम में रन हो रहा है। सो लेट्स से मान लीजिए कि जैसे हमारा यंग जनरेशन है उसमें एक एक सेकेंड के बाद हमारा गार्बेज कलेक्टर रन हो रहा है एंड मेमोरी को क्लीन कर रहा है। सो जो ओल्ड जनरेशन है उसमें उसका टाइम होगा 10 सेकेंड्स, मान लीजिए 10 सेकेंड्स में वो रन हो रहा है, क्योंकि वहाँ अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो ऐसे यूटिलाइज किया जाता है गार्बेज कलेक्शन का एंड मेमोरी का। ओके, सो ये ऐसे था हमारा हीप का मेमोरी मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। एंड 3 के थ्रेशोल्ड को हिट करते से ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारा यंग जनरेशन में, उसे ओल्ड जनरेशन में शिफ्ट कर देते हैं एंड ओल्ड जनरेशन में जाके वो मेजर जीसी होता है। सो मेजर जीसी बहुत लॉन्ग टाइम में होता है एंड माइनर जीसी रैपिडली होता रहता है, तो यहाँ अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट मिलते रहते हैं, इन्हें डिलीट करते रहते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हीप को लेकर। एंड अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं मेटा के बारे में बता देता हूँ आपको। जो हमारी मेटा स्पेस है उसे जो जावा के ओल्ड वर्जन से उसमें पैम जैम भी बोला जाता था, जो कि होती थी परमानेंट जनरेशन का, उसे पैम जैम बोलते थे एंड अब उसे मेटा स्पेस कहते हैं। ये एक नॉन हीप मेमोरी है। सो इसमें होता क्या है कि जो कि हमारा क्लास की इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारा कांस्टेंट वेरिएबल्स है जिसे हम स्टैटिक फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, सो वो सब स्टोर्ड होते हैं हमारे मेटा स्पेस में एंड जो कि क्लास वेरिएबल्स हैं हमारे वो भी स्टोर्ड होते हैं हमारे मेटा स्पेस। सो मेटा स्पेस का सिंपल सा रोल है क्लास की इन्फॉर्मेशन, क्लास वेरिएबल्स एंड जो कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें स्टैटिक एंड फाइनल के साथ डिक्लेयर करा गया है उन्हें स्टोर करना। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं गार्बेज कलेक्शन के बारे में कि गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है। सो मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना सकता हूँ तो बनाता हूँ। ओके, तो ये था अब हमारा हीप का मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखते हैं गार्बेज कलेक्शन कैसे वर्क करता है। सो लेट्स से ये हमारे पास एक मान लीजिए डेटा स्टोर्ड है हमारे पास यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर कुछ डेटा रखा हुआ है, लेट्स से कुछ भी ऑक्यूपाइड है। ये हमारा ये हमारी मेमोरी है, लेट्स से। सो ये हमारी मेमोरी है, इसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं इनमें। ऑलराइट, एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स इनमें से अनरिफरेंस्ड हो गए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, मैंने आपको बताया था कि गार्बेज कलेक्टर जो है वह मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम को फॉलो करता है। मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम क्या करता है, पहले चेक करता है कि जो अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें मार्क करता है एंड देन उन्हें डिलीट कर देता है। बट
इसमें हो क्या रहा था कि मार्क एंड स्विप एल्गोरिथम में क्या प्रॉब्लम थी कि लेट से इसने इसे डिलीट कर दिया, बट ये जो बीच में एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो चुका है ये खाली है, ये हमारे जब हम इसको अलोकेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली। सो ये टाइम कंज्यूमिंग था। इसके लिए हमारे पास आता है एक और एल्गोरिथम जो है मार्क स्विप एंड कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम। कॉम्पैक्शन मार्क स्विप एंड कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम क्या करता है, लेट से उसने ये वाला डिलीट करा तो वह ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। सो मार्क स्वीप एंड कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम जो है वह हमारा जो स्टोर्ड मेमोरी है उसे सेपरेट कर देता है एंड अनस्टोर्ड मेमोरी को सेपरेट कर देता है, जिससे हमें अलोकेशन के टाइम फास्ट प्रोसेसिंग मिलती है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ गार्बेज कलेक्शन है वो क्या क्या है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। सो हमारे पास पहला वर्जन जो आता है वो आता है सीरियल जीसी। ऑलराइट, सेकंड जो आता है वो आता है हमारे पास पैरेलल जीसी, एंड थर्ड जो आता है वो आता है हमारे पास कॉन्करेंट कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप। एंड द फोर्थ वन इज G1। ऑलराइट, सो ये थे हमारे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ गार्बेज कलेक्शंस। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मतलब ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से एंड इनकी क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है। सो जैसे ही जब हमारी जावा स्टार्टिंग फेज़ में थी, जो हमारे इनिशियल फेज़ में थे, तो हमारे पास जो वर्ज़न आता था गार्बेज कलेक्शन का वो था सीरियल गार्बेज कलेक्शन, जिसमें सिंगल थ्रेड अलोकेट होता था हमारे गार्बेज कलेक्टर को, एंड सिंगल थ्रेड ही मेमोरी को मैनेज करता था, जो हीप में मेमोरी अलोकेट हुई है उसे क्लीन करता था। अब आप समझ सकते हैं कि जब एक ही थ्रेड काम कर रहा है तो वह कितना टाइम लेगा, एंड जब भी हमारा गार्बेज कलेक्टर का थ्रेड रन होता है सो दूसरे सारे जितने भी थ्रेड्स हैं वह सब स्टॉप हो जाते हैं, उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है। सो ये हमारी प्रोसेस को स्लो कर रहा था। इसके दो ड्रॉबैक्स थे जिन पर आगे काम किया गया एंड डिफरेंट वर्जन्स को लॉन्च किया गया। सो ये हमारे पुराने वर्जन में था सीरियल जीसी, जो कि एक सिंगल थ्रेड था, सिंगल थ्रेड ही मैनेज करता था एंड सीरियल वाइज जो भी है उसे क्लीन करता था। नेक्स्ट हमारे पास आया पैरेलल जीसी, जिसमें हमारे पास यूज़र के पास जितने भी कोर का सिस्टम अवेलेबल होगा उतने कोर के उसे गार्बेज कलेक्टर अलोकेट किए जाएंगे। उन कोर के हिसाब से गार्बेज कलेक्टर के थ्रेड्स डिसाइड किए जाएंगे एंड वो पैरेलली वर्क कर सकते हैं। सो इससे हमारी गार्बेज कलेक्टर की स्पीड इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप। कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप में जैसे ही हमारे जो एप्लीकेशंस के थ्रेड भी रन हो रहे थे उनके साथ साथ हमारा गार्बेज कलेक्टर्स के भी थ्रेड रन होने लग गए, तो फास्ट प्रोसेसिंग मिल गई, मेमोरी मैनेजमेंट फास्ट हो गया एंड रन टाइम पर ही मेमोरी मैनेजमेंट भी हो रहा है। सो इससे प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो गई। सो ये सब ड्रॉबैक्स को दूर करा हमारे कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप ने। उसके बाद लास्ट आता है हमारा G1। सो G1 में हमारा था कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप। जब हम परफॉर्म कर रहे थे तब उसमें हमने कॉम्पैक्शन, जो कि हमने पिछले मार्क एंड स्वीप विद कॉम्पैक्शन देखा था, जो कि हमारा एक एल्गोरिथम था। तो जो हमारा कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप था, जिसे हम CMS भी कहते हैं, CMS में हमारे पास अवेलेबल नहीं था कॉम्पैक्शन। सो उसके लिए नया वर्जन आया G1। सो G1 में हमारे पास कॉम्पैक्शन भी अवेलेबल है, मेमोरी डी एलोकेशन भी कर रहा है गार्बेज कलेक्टर एंड मेमोरी को अरेंज भी कर रहा है, अलोकेटेड मेमोरी को सेपरेट कर रहा है, डी एलोकेटेड मेमोरी को सेपरेट कर रहा है। सो इतना सा परफॉर्म कर रहा है हमारा G1, जो कि अब लेटेस्ट वर्जन है हमारा G1 गार्बेज कलेक्टर का। एंड ये सब हमारे ओल्डर वर्जन्स थे, जैसे सीरियल जीसी, पैरेलल जीसी, कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप, एंड G1 इज नाउ currently working as a garbage collector. So thank you for watching this video. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।